हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 23 जनवरी 2022 को होने जा रहा है। तो उसी परीक्षा के हेतु आप लोगों के लिए हमारे चैनल के द्वारा एक मॉडल पेपर्स की सीरीज़ दी जा रही है, जिसमें आप लोगों के लिए इंग्लिश और ईवीएस का मॉडल पेपर दिया जा चुका है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपके लिए हम लेके आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का नया मॉडल पेपर, जिसमें आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आने की पूरी संभावना है वो क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं। तो आप सभी लोग इसे देखें। तो शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है। जो आपकी माइक्रो टीचिंग है उसका जो प्रथम पद है वो क्या होता है। तो ऑप्शन 1 है हमारा शिक्षण, ऑप्शन बी है योजना बनाना, ऑप्शन सी है प्रतिपुष्टि या ऑप्शन डी है प्रस्तावना। तो जो आपकी जो माइक्रो टीचिंग होती है, इसे हम जब भी शुरू किया जाता है तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो इसका प्रथम पद होता है वो होता है आपका पाठ योजना बनाना, पाठ की योजना बनाना। उसके बाद दूसरा आपका होता है पहला हो गया आपका पाठ योजना बनाना, दूसरा शिक्षण हो जाता है, तीसरा आपका प्रतिपुष्टि होता है। उसके बाद आप पुनः प्रतिपुष्टि, फिर पुनः पाठ योजना बनाते हैं, फिर उसके बाद पुनः शिक्षण होता है, फिर आपका पुनः प्रतिपुष्टि होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। जो आपका अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है वह किसके अनुकूलन पर बल देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा व्यवहार, ऑप्शन बी है चिंतन, ऑप्शन सी है तर्क, ऑप्शन डी है अभिप्रेरण। तो पहली चीज, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया किसके द्वारा गया था। तो हमारे जो पावलोव थे, पावलोव के द्वारा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया गया था, जो कि आपका व्यवहार पर बल देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए नैमित्तिक अनुबंधन, ऑप्शन बी प्राचीन अनुबंधन, ऑप्शन सी है समीपस्थ अनुबंधन या ऑप्शन डी चिन्ह अनुबंधन। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है आपका ये किसके द्वारा दिया गया। सबसे पहली चीज़ कि ये स्किनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आप सभी को पता होगा बीएफ स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, और इसके लिए हम नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग दोनों नाम ध्यान रखेंगे, नैमित्तिक अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन। साथ ही साथ इसे टाइप आर थ्योरी भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, किसी भी नाम से ये पूछा जा सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये यूपी टेट के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। तो ऑप्शन ए है हमारा स्वायत्त यादृक्ष क्रिया है, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक सक्रिया है, या ऑप्शन सी है एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या ऑप्शन डी है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो वुल्फगंग कोहलर जो थे, उन्होंने जो सिद्धांत दिया था आपका गेस्टाल्टवादी थे वो। ठीक है, तो उन्होंने सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। सबसे पहली चीज कोहलर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसका नाम था सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। साथ ही उन्होंने बनमानुस पर परीक्षण किया था जिसका नाम था सुल्तान, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और टोटल जो बनमानुस की संख्या थी वो थी उनकी 6। तो जो कोहलर का सूझ व अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो क्या बताता है, किस सीखने के यह बताता है कि संज्ञानात्मक जो सीखना जो है यानी अधिगम जो है वो क्या है आपका संज्ञानात्मक संक्राय है। तो कोहलर का जो अधिगम का सिद्धांत है, जिसे हम सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, वो आपका क्या है संज्ञानात्मक संक्रिया के ऊपर आधारित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। ऑप्शन ए है प्राथमिक लक्ष्य, ऑप्शन बी है मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है सहायता परक व्यवहार, या ऑप्शन डी है आपका आक्रामकता की आवश्यकता। तो आपका जो सामाजिक मूल्य से अर्थ है जो समाज से संबंधित है। तो सामाजिक मूल्य में आपका देखिए सहायता परक व्यवहार आएगा। क्यों, क्योंकि सहायता परक व्यवहार का अर्थ होता है जैसे दान है, सेवा करना किसी के लिए। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या आते हैं सामाजिक मूल्य होते हैं। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप नहीं यहाँ पे लिखा है, या आप विशेष ध्यान रखें नहीं वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें गलती होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक। तो ऑप्शन ए है देखिए प्रेरणा, ऑप्शन बी है रुचि, ऑप्शन सी है आपका अधिगम की इच्छा, ऑप्शन डी है विषय वस्तु का स्वरूप। तो देखिए कोई भी अधिगम में जब योगदान करेंगे तो आपके लिए उसके सबसे पहली चीज़ किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसकी प्रेरणा जरूरी है, उसमें रुचि आना जरूरी है,
उसके लिए अधिगम की इच्छा, यानी उसे सीखने की इच्छा होनी चाहिए हमारी, और विषय वस्तु का स्वरूप मैटर नहीं करता है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी विषय वस्तु का स्वरूप आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था इनमें से कौन सी है? तो पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए। देखिए, ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियावस्था, ऑप्शन बी है आपका मूर्त संक्रियावस्था, ऑप्शन सी है औपचारिक संक्रियावस्था, या ऑप्शन डी है आपकी संवेगात्मक गामक अवस्था। तो पियाजे जो हैं उन्होंने अपनी 4 अवस्थाएं दी थी। ठीक है, जिसमें आपकी पहले थी क्या? संवेगात्मक। ठीक है, पहली थी आपकी संवेगात्मक अवस्था, दूसरी थी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी थी आपकी मूर्त, और चौथी थी आपकी औपचारिक या अमूर्त। तो यहाँ तीसरी अवस्था पूछी गई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो यहाँ हमें यह बताना है जो अवबोध स्तर है शिक्षण का, उसमें क्या शामिल है। ठीक है, कौन सा शामिल है? तो ऑप्शन ए है आपका अनुप्रयोग, ऑप्शन बी है आपका तुलना, और ऑप्शन सी है आपका पृथक्करण, और ऑप्शन डी है आपका अन्वेषण। तो सबसे पहली चीज़, जो शिक्षण के स्तर होते हैं वो आपके होते हैं 3। ठीक है, पहला होता है आपका स्मृति स्तर। ठीक है, और दूसरा होता है आपका अवबोध स्तर, और तीसरा आपका होता है वो है आपका चिंतन स्तर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। चिंतन पहला होता है स्मृति, दूसरा अवबोध, और तीसरा चिंतन। ठीक है, तो इन तीनों में जो शामिल होते हैं वो क्या क्या होते हैं? आपके स्मृति स्तर में जो है आपका श्रृंखला अधिगम शामिल होता है, साथ ही साथ संकेत अधिगम शामिल होता है। ठीक है, जो अवबोध स्तर है उसमें आपका अन्वेषण शामिल होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। साथ और चिंतन में आपका आलोचनात्मक और मौलिक चिंतन शामिल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो स्तर है शिक्षण के, उसमें आपके जो दूसरा स्तर होता है अवबोध स्तर, ठीक है, उसमें आपका अन्वेषण शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो ये आपका देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है इसका सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए है हमारा मूल्यांकन, अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर अवबोध, फिर ज्ञान। ऑप्शन बी है हमारा मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध और फिर ज्ञान। ऑप्शन सी है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, और ऑप्शन डी है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो यहाँ जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है हमारा, इसका सही क्रम जो है, इसके 6 स्तर बताए गए थे सबसे पहली चीज़। तो सबसे जो जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो सबसे जो निचला होता है, न्यूनतम स्तर जो होता है वो होता है ज्ञान, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, और लास्ट में आपका मूल्यांकन होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का न्यूनतम स्तर क्या है, तो वहाँ आपका न्यूनतम स्तर जो है वो है आपका ज्ञान, और उच्चतम स्तर आपका मूल्यांकन है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए है हमारा जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन सी है वांछनीय सूचनाएं देने वाला, ऑप्शन डी है स्वेच्छाचारी। तो जो अच्छा शिक्षण है जो वो उसकी विशेषता कौन सी नहीं है ये बताना है हमें। जनतांत्रिक से अर्थ है सभी के लिए समान। ठीक है, सहानुभूतिपूर्ण मतलब उसमें किसी के लिए कोई दंड वगैरह ना हो। ठीक है, वांछनीय सूचनाएं देने वाला हो, स्वेच्छाचारी हो। तो जो आपका स्वेच्छाचारी है ये आपका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, स्वेच्छाचारी नहीं होता है जो अच्छा शिक्षण होता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए है मास्लो, ऑप्शन बी है हर्जबर्ग, या ऑप्शन सी है विक्टर ब्रूम, और ऑप्शन डी है आपका स्किनर। ये चारों आपके जो हैं, जो आपके चारों मनोवैज्ञानिक हैं, ये चारों आपके अभिप्रेरणा से संबंधित हैं। तो देखिए, जो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत है वो आपका विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था। बाकी तीनों को भी देख लेते हैं। जो मास्लो हैं आपके, इन्होंने जो है अभिप्रेरणा का आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया था। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत कहते हैं उसे। ठीक है, आप लोग नोट कर लें, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत था इनका। ठीक है, किसका? मास्लो का। ठीक है, और जो हर्जबर्ग हैं, इनका जो था वो था दोहरा अभिप्रेरणा का दोहरा कारक का सिद्धांत। किसका? दोहरा कारक का सिद्धांत। और स्किनर का जो था वो था आपका अभिप्रेरणा का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत था, और प्रत्याशा सिद्धांत आपका था विक्टर ब्रूम का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? देखिए, तो जो गिरोह अवस्था होती है वो आपकी उत्तर बाल्यावस्था में गिनी जाती है।
तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, ऑप्शन बी है आपका 18 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, ऑप्शन सी है आपका 16 से 19 वर्ष एवं नैमित्तीकरण, ऑप्शन डी है आपका 16 से 19 एवं संज्ञानात्मक। तो गृह अवस्था जो है आपकी उत्तर बाल्यावस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था यानी 8 से 10 वर्ष, और आपका सामाजिकरण के उसका क्या होता है, विकास से संबंधित होती है वो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो कोई भी अगर नई भाषा आपको सीखनी है या बच्चे को सिखानी है तो वह किस तरह से आप प्रारंभ करेंगे उसका। तो ऑप्शन ए है वाक्यों के निर्माण से, ऑप्शन बी है शब्दों के निर्माण से, ऑप्शन सी है अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, शब्दों और अक्षरों के मध्य साहचर्य से आप भाषा को सिखाना प्रारंभ करेंगे। क्या है, प्रारंभ कहाँ से किया जाए, तो आप अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ करेंगे। अगला क्वेश्चन है समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। ऑप्शन ए है सामान्य और विशिष्ट छात्र, ऑप्शन बी है केवल सामान्य छात्र, ऑप्शन सी है केवल विशिष्ट छात्र, ऑप्शन डी है आपका बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो समावेशी कक्षा यानी जो सभी बच्चों के लिए एक समान जो कक्षा होती है वो होती है आपकी समावेशी कक्षा। तो समावेशी कक्षा में किस तरह के छात्र शामिल होंगे, ये देखिए आप। तो समावेशी कक्षा में आपके सामान्य और विशिष्ट छात्र होते हैं शामिल, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन बी है विकास का सिद्धांत, ऑप्शन डी है अधिगम का सिद्धांत, और ऑप्शन सी है आपका अधिगम सिद्धांत, और ऑप्शन डी है आपका व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो आप सभी को पता है बिल्कुल कोहलर गेस्टॉल्टवादी के नाम से इन्हें जाना जाता है, ऊपर अभी आपको बताया भी था। साथ ही इनका जो सिद्धांत है वो सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इनके सिद्धांत जो है वो अधिगम से संबंधित है यानी सीखने से संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ऑप्शन ए है कैटल, ऑप्शन बी है बर्नर, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक, और ऑप्शन डी है आपके स्किनर। तो यहाँ देखिए बुद्धि का क्या तरल क्रिस्टलीय, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका कैटल। तो जो कैटल थे इन्होंने बुद्धि के दो प्रकार बताए थे, एक ठोस और एक तरल, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोनों ही किसके हैं, कैटल के, ठोस बुद्धि भी और तरल बुद्धि के लिए भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका समझ, ऑप्शन बी है आपका अनुप्रयोग, ऑप्शन सी है समस्या समाधान, और ऑप्शन डी है आपका सृजनात्मकता। तो यहाँ जो मानसिक उद्वेलन है, ठीक है, ये आपका जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, जिसे आप स्कीमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो मानसिक उद्वेलन है ये आपका सृजनात्मकता से संबंधित है, सृजनात्मकता के सुधार हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलमैन ने निम्न में से किससे संबंधित है, गोलमैन जो है आपके मनोवैज्ञानिक, ये किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन बी है आध्यात्मिक, ऑप्शन सी है संवेगात्मक बुद्धि, और ऑप्शन डी है आपका सामान्य बुद्धि। तो जो गोलमैन है इन्होंने आपका संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की। तो आप ध्यान रखेंगे ये हर बार पेपर में आपका व्यक्तित्व से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, उसके जो सिद्धांत हैं उसके मतलब जो वर्गीकरण है व्यक्तित्व के। तो ऑप्शन ए है आपका क्रैशमर, ऑप्शन बी है देखिए युंग, ऑप्शन सी है आपका कैनन, और ऑप्शन डी है आपका स्प्रेंजर। तो देखिए आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ग्रंथियों के आधार पर, ठीक है। तो ग्रंथियों के आधार पर कैनन के द्वारा की गई थी। तो अब इनके बारे में अलग अलग जो बाकी जो आपके मनोवैज्ञानिक है उन्होंने भी दिया था। तो देखिए क्रैशमर ने जो है वो क्या है, क्रैशमर का जो है वो क्या है, शरीर गठन के आधार पर। क्रैशमर ने दिया था शरीर की गठन के आधार पर, ठीक है, शरीर की संरचना या फिर शरीर के गठन के आधार पर दिया था, ठीक है। और जो युंग हैं इन्होंने किस आधार पर दिया था, इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर दिया था युंग ने, ठीक है, जिसमें आपका अंतर्मुखी बहिर्मुखी इन्होंने बताया था। वहीं कैनन ने आपका ग्रंथि के आधार पर, और स्प्रेंजर जो हैं इन्होंने आपका सामाजिक आधार पर दिया था, ठीक है। सामाजिक आधार पर स्प्रेंजर के द्वारा व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया, यह कथन किसका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है कि सृजनात्मकता जो है वो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए है आपका कॉल एवं ब्रूस का, ऑप्शन बी है आपका ड्रेमवाल का, ऑप्शन डी सी है आपका डीहान का, या ऑप्शन डी है आपका क्रो एंड क्रो का। तो सृजनात्मकता के बारे में आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रो एंड क्रो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है
कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है आपका शैशवावस्था, ऑप्शन सी है आपका पूर्व किशोरावस्था और ऑप्शन डी है आपका मध्य किशोरावस्था। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो विद्रोह की भावना है वो आपकी बाल्यावस्था में भी हो सकती थी अगर यहाँ आपका उत्तर बाल्यावस्था दिया होता और पूर्व किशोरावस्था नहीं दिया होता। तो यहाँ देखिए पूर्व किशोरावस्था दिया है तो इसलिए आप बाल्यावस्था वहाँ पर नहीं लगाएंगे, तो वहाँ आपका पूर्व किशोरावस्था बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर पूर्व किशोरावस्था अगर आपको नहीं है ऑप्शन में, अगर बाल्यावस्था दिया है तो आप बाल्यावस्था वहाँ लगाएंगे, वो आपका सही माना जाएगा। इसके लिए विद्रोह की भावना, पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था दोनों ही आपके सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो अभी मैंने आपको बताया अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ऊपर अभी बताया था युंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। फ्राइड के द्वारा क्या था? इदम अहम परम अहम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इड ईगो सुपर ईगो, सिगमंड फ्राइड। और मन और जो ऑलपोर्ट हैं, इन्होंने जो है व्यक्तित्व की परिभाषाएं दी थी। मन और किसने? मन ने और आपके ऑलपोर्ट ने जो है वो व्यक्तित्व की परिभाषाएं दी थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मन और ऑलपोर्ट के द्वारा व्यक्तित्व की परिभाषाएं दी गई थी, जिसमें ऑलपोर्ट की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि उन्होंने क्या बताया था कि जो व्यक्तित्व है ये व्यक्ति के भीतर के मनोशारीरिक जो तंत्र हैं उनकी जो गतिशील संगठन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑलपोर्ट के द्वारा जो उनका मुख्य वर्ड था वो क्या था? गतिशील या गत्यात्मक संगठन है, ठीक है। मनोशारीरिक तंत्रों का क्या है? गत्यात्मक या गतिशील संगठन है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑलपोर्ट की परिभाषा का ये मुख्य केंद्र बिंदु रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, संघनन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये कई बार पूछा गया है प्रश्न कि संघनन का सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है बुद्धि, ऑप्शन बी है व्यक्तित्व, ऑप्शन सी है आपका स्मृति और ऑप्शन डी है आपका अभिप्रेरणा। तो जो आपका संघनन का सिद्धांत है वो आपका स्मृति से संबंधित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ये ऑप्शन सी है आपका आर्मी अल्फा परीक्षण, ऑप्शन डी है चित्रांकन परीक्षण। तो डॉक्टर एस जलोटा के द्वारा आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण दिया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसओआर सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है आपका थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी आपका वॉटसन। तो जो आपका एसओआर है वो आपका वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था सिद्धांत। ये आपको ध्यान रखना है। अगर एसओआर प्रत्यय के बारे में पूछा जाए तो सर्वप्रथम प्रत्यय जो है वो वॉटसन के द्वारा दिया गया था, और खाली अगर टाइप एस पूछता कि टाइप एस सिद्धांत किसका है तो वो थॉर्नडाइक, और जो टाइप आर है वो आपका एस आर सॉरी एस आर जो है वो आपका क्या है? किसका है? थॉर्नडाइक का। और टाइप आर एस जो है वो आपका किसका है? स्किनर का। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोविश्लेषणवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो मनोविश्लेषणवाद के जनक आपके कौन है? ऑप्शन ए आपका सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी विलियम बुंट और ऑप्शन डी आपका अब्राहम मैस्लो। तो आप सभी जानते हैं कि इसका सही जवाब जो है वो आपका सिगमंड फ्राइड। तो विलियम जेम्स जो है ये आपके किसके हैं? ये आपको ध्यान रखना है, विलियम जेम्स आपके प्रकार्यवाद के हैं जनक। ये भी आप नोट करते चलें साथ में कि प्रकार्यवाद के जनक विलियम जेम्स और संरचनावाद के जनक जो है वो आपके कौन हैं? वो है आपके विलियम बुंट, ठीक है। और अब्राहम मैस्लो ने क्या दिया था? आपका मांग का सिद्धांत जो था, आपका मांग का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। देखिए, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए आपका स्पीयरमैन, ऑप्शन बी थर्स्टन, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक या ऑप्शन डी कैटल। तो बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत की बात की जाए तो जो समूह कारक सिद्धांत जो था वो आपका दिया गया था थर्स्टन के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, समूह कारक थर्स्टन। और यदि आपका द्विकारक सिद्धांत पूछता तो द्विकारक आपका स्पीयरमैन, टाइप जी और टाइप एस इन्होंने दिए थे, टाइप जी और टाइप एस, ठीक है। और थर्स्टन के द्वारा आपका समूह कारक और बहुकारक सिद्धांत आपका है थॉर्नडाइक का, ठीक है। बहुकारक थॉर्नडाइक, और कैटल ने तो तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि के बारे में बताया था। अगला देखिए, निम्न में कौन क्रैशमर के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए एस्थेनिक टाइप, ऑप्शन बी है पिकनिक, ऑप्शन सी है एथलेटिक टाइप और ऑप्शन डी है आपका एंडोमॉर्फी। तो आपका एस्थेनिक, पिकनिक और आपका जो एथलिक है ये आपके क्या है? ये तीनों ही आपके क्रैशमर के वर्गीकरण से संबंधित हैं। वहीं जो आपका जो एंडोमॉर्फी है,
एंडोमॉर्फी जो है आपका, ये आपका किसका है, शेल्डन का है, ठीक है। एंडोमॉर्फी में क्या होता है, जो व्यक्ति जो होता है वो मोटे और नाटे होते हैं, ठीक है। शरीर इनका कैसा होता है, एंडोमॉर्फी का मतलब होता है गोल, ठीक है, गोलाकार होता है एंडोमॉर्फी के जो होते हैं उनका, उन ऐसे व्यक्तियों का शरीर जो होता है वो कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है। तो जो, और जो आपके एस्थेनिक टाइप में, एस्थेनिक टाइप में क्या होता है, जो व्यक्ति जो होता है उसका कद क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है। और एथलेटिक टाइप में मांसपेशियाँ विकसित होती हैं। वहीं जो पिकनिक टाइप होता है उसमें कद छोटा होता है। तो ये तीनों जो हैं आपके, ये तीनों आपके क्रैशमर के हैं, और एंडोमॉर्फी आपका किसका है, शेल्डन का है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैस्लो ने मांग के सिद्धांत में सर्वोच्च स्तर किसे दिया। तो अब्राहम मैस्लो के द्वारा जो मांग का सिद्धांत दिया गया था अभिप्रेरणा का, तो उसमें इन्होंने सर्वोच्च स्तर पर किसे रखा है। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी सम्मान, ऑप्शन सी है आत्मानुभूति, या ऑप्शन डी है सुरक्षा। तो मैस्लो के द्वारा जो मांग का सिद्धांत दिया गया था, इसके इन्होंने 5 स्तर बताए थे, जिसमें सबसे नीचे जो था वो आपका था जैविकीय मांग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे निचला स्तर था जैविकीय मांग, और जो सबसे उच्च स्तर था वो था आपका आत्मानुभूति, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मांग के सिद्धांत के 5 स्तर थे। सबसे निचला था जैविकीय मांग, और सबसे उच्च स्तर था वो था आत्मानुभूति मांग। लास्ट क्वेश्चन है आपके मॉडल टेस्ट का, देखिए, निम्न में से कौन जैविक अभिप्रेरक नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैविक अभिप्रेरक यहाँ पूछा गया है। देखिए, ऑप्शन ए है आपका क्रोध, ऑप्शन बी है भय, ऑप्शन सी है प्रेम, और ऑप्शन डी है आपका प्रतिष्ठा। तो जैविक अभिप्रेरक जो हैं, इनके लिए आपके गैरेट के द्वारा इनका वर्गीकरण किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, गैरेट ने इनका वर्गीकरण किया था, ठीक है, जैविक अभिप्रेरक का, ठीक है। अभिप्रेरकों के तीन भाग, तीन जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने विभाजित किया था। सबसे पहले थे मैस्लन, मैस्लन ने जन्मजात और अर्जित बताए थे, ठीक है। किसने, मैस्लन ने जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरक। दूसरे थे थॉमसन, थॉमसन ने आपके अर्जित अभिप्रेरक, वो सॉरी स्वाभाविक और कृत्रिम बताए थे। अर्जित आपके मैस्लन के द्वारा बताए गए थे, और गैरेट ने आपके जैविक अभिप्रेरक और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक बताए थे, ठीक। तो यहाँ पूछ रहा है जैविक अभिप्रेरक नहीं है, तो जैविक अभिप्रेरक में आपका क्रोध भय और प्रेम आता है। जो आपका प्रतिष्ठा है वो आपका जैविक अभिप्रेरक नहीं है। प्रतिष्ठा जो है वो आपका क्या है, अर्जित अभिप्रेरक है, ठीक है, जिसके लिए मैस्लन ने इसे दिया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जो अर्जित अभिप्रेरक था वो मैस्लन के द्वारा दिया गया था, और जैविक अभिप्रेरक आपके गैरेट के द्वारा दिए गए थे। तो ये आपकी मॉडल पेपर आपका कंप्लीट होता है। तो आपको जिस किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इसी तरह आपको हर सब्जेक्ट के आगे मॉडल पेपर दिए जाएंगे परीक्षा से पहले, ठीक है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।